हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का हम एक और चैप्टर की तरफ आ गए हैं और आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आज बहुत ही कम क्वेश्चंस हम करने वाले क्योंकि चैप्टर ही छोटा सा है और इसके एमसीक्यूज भी बहुत ही छोटे बने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही एमसीक्यूज करने हैं। जब चैप्टर वाइज हमारे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम करने वाले हैं मिक्स्ड एमसीक्यूज। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, पहले चैप्टर वाइज फिर मिक्स, फिर इससे होगी हमारी अच्छी कंप्रिहेंसिव तैयारी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। पीएसई, पीएसई का मतलब फुल फॉर्म क्या बच्चों? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन ओन करता है? जॉइंट हिंदू फैमिली, गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनीज या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स? तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो कौन ओन करता है? तो बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि बी फॉर बच्चा इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं वो गवर्नमेंट ओन करती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है वो हम जैसे लोग ओन करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी in which paid up capital held by government is not less than। मतलब किसी भी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी तब कहलाएंगे जब उसकी कैपिटल के अंदर गवर्नमेंट की ओनरशिप कम से कम कितनी होगी? नॉट लेस देन मतलब कम से कम कितनी होगी? 49%, 51%, 50% या फिर 25%? तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 49, 51, 50 या फिर 25? ओनरशिप कब मानी जाएगी गवर्नमेंट की, या किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब बोलेंगे? तो बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। जिन बच्चों को भूत दिखते हैं उनके लिए यह आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 51%। 51% से आपको क्या मिल जाती है? ओनरशिप मिल जाती है। यहां से बच्चों 51% से मेरे को एक बिजनेस लेसन याद आ रहा है। उसके अंदर मैंने क्या पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि कभी भी 50-50% पार्टनरशिप मत करना, किसी के साथ भी कभी भी 50-50% पार्टनरशिप मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से बराबरी की पार्टनरशिप करते हो ना, तो कोई भी डिसीजन के लिए आप दोनों की हाँ होनी जरूरी हो जाती है। और ऐसे केस में क्या होता है, किसी ने भी ना बोल दिया तो प्रोजेक्ट लटक जाता है। तो हमेशा आपकी या तो जो पार्टनरशिप होनी चाहिए वो 51-49 होनी चाहिए या इससे से ऊपर होनी चाहिए, कभी भी 50-50 नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा। ऑल्दो दोनों रिस्पॉन्सिबल बराबर के हैं, लेकिन कोई भी चार्ज नहीं ले पाएगा और कभी भी हम एक कंक्लूसिव डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे इन केस ऑफ एनी क्वेरल। तो इसलिए उन्होंने बोला था नेवर हैव अ 50-50 पार्टनरशिप। ठीक है, बट अगर आपको लीड लेनी है, आपके पास ओनरशिप चाहिए, आपको कमांडिंग पोजीशन पर आना है, तो यू शुड हैव मिनिमम 51% ऑफ द वोटिंग पावर, 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Which of the following enterprises may benefit the most by an established brand name at the time of incorporation? क्या इन्होंने बोला है कि अगर इनमें से कौन सी एंटरप्राइज को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा किसी भी एक ब्रांड नेम का जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन? फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपका एक ब्रांड नेम है जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी फेमस है, और ऐसे केस में आप कौन सी नई चीज ओपन करोगे तो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर जॉइंट वेंचर? तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए मैं भी अपने कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूं, आप भी फटाफट से मेरे को आंसर बता दीजिए। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट वेंचर। बच्चों, जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब दो ऑर्गेनाइजेशन, दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में पार्टनरशिप करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उनका ऑलरेडी जो ब्रांड नेम है वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, तो जब वो मिलकर आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, वोडाफोन एंड आइडिया दो ऑलरेडी क्या थे? वेल स्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम थे, तो वो जुड़े तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को तो होगा, जल्दी फायदा होगा। ठीक है, बाकी रहा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट की खुद की बॉडी होती है। गवर्नमेंट कंपनी खुद की गवर्नमेंट की होती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई होती है। तो इन तीनों में तो गवर्नमेंट का रोल है। तो गवर्नमेंट का तो अलग से कोई ब्रांड नेम एस्टेब्लिश नहीं होता है, गवर्नमेंट तो शुरू से गवर्नमेंट चली आ रही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जॉइंट वेंचर। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी चीज गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी के होते हैं शेयर्स, तो मेरे को ये बताइए तो शेयर्स किसके नाम पर खरीदे गए होते हैं? ए इंडियन गवर्नमेंट के नाम से, बी प्रेसिडेंट के नाम से, सी जिस कंपनी का जो हेड ऑफिस जिस स्टेट में होता है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के नाम पर, या फिर जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके नाम पर। किसके नाम पर गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं? गवर्नमेंट के नाम पर, प्रेसिडेंट के नाम पर, चीफ मिनिस्टर के नाम पर, या फिर एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नाम पर। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो आंसर है काफी बच्चों ने गलत गेस किया है, इसका जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर खरीदे जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के नाम पर नहीं खरीदे जाते। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ए दिया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या दे रखा है? द फंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, is under annual appropriation from the budget of the government, and the revenue earned by it is also paid into the treasury। क्वेश्चन ये है कि इन नीचे दिए गई ऑर्गेनाइजेशंस में से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसा सरकारी खजाने से आता है, उसके पास पैसा गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू उसके पास अप्रोप्रिएट करती है, और जो पैसा कमाया जाता है उस एंटरप्राइज द्वारा वो सीधा का सीधा कहां चले जाता है? गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है। तो वो कौन सी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सी गवर्नमेंट कंपनी, या फिर डी कॉर्पोरेटिव्स। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इंपॉर्टेंट मार्क करने से याद, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको कहां मिलने वाली है? आपको स्क्रीन पर एक यूजर हैंडल दिखाई दे रहा होगा, हेडमास्टर सक्षम कत्याल का। तो उसी नाम का हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। आप उस लिंक को टच कीजिएगा, आप टेलीग्राम पर चले जाएंगे, आपको वहां पे चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा और आपको फाइल मिल जाएगी। और बाय चांस वो लिंक काम ना कर रहा हो तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च बार में हेडमास्टर सक्षम कत्याल टाइप कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपनी पीडीएफ फाइल्स ले लीजिएगा। सिर्फ बिजनेस स्टडीज की नहीं मिलेगी, आपको अकाउंट्स की भी मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स की भी मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी एंटरप्राइजेस होती है जिसके पास पैसा गवर्नमेंट के खजाने से आता है, जो ये पैसा कमाती वो भी किसके पास जाता है? गवर्नमेंट खजाने में जाता है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। इसमें एक बात और बता दूं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सीधा गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के अंडर में आती है, ठीक है? मिनिस्टर्स इनको हेड करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। Which of the following is true about statutory corporation? नीचे दिए गई बातों में से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए कौन सी बात सत्य बताई गई है? ए statutory corporation are public enterprises that come into existence by a special act of a parliament. Statutory corporation are subject to the same accounting and audit procedure as are applicable to the government departments. Statutory enterprises are funded directly by the government treasury. ऑप्शन नंबर डी, द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टैट्यूटरी एंटरप्राइजेस आर सिविल सर्वेंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? और ये आंसर से वही बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने टॉपिक को बहुत ही गहराई से डिटेल में पढ़ रखा है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों बिल्कुल सही आया, ए फॉर आत्मा। आत्मा है ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भारत की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे अगर मैं बात करूं आरबीआई, जैसे मैं बात करूं एसबीआई, जैसे मैं बात करूं आपका और भी बहुत सारे इंश्योरेंस का इरडा, तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने इनके लिए स्पेशल कानून पास किया है इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, और इन्हीं कानून के अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे होते हैं। क्लियर? ओके। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज की डिटेल्ड एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमारे लेक्चर्स हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या दे रखा है?
Which of the following has the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprises? फिर से रिपीट करते हैं. Which of the following has the power of the government and are considerable amount of operating flexibility of the private enterprises? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास गवर्नमेंट की भी ताकत है और उसके पास अपने हिसाब से चलने की भी ताकत है, मतलब उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपने हिसाब से चल सकती है. ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, बी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सी गवर्नमेंट कंपनी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी. तो मेरे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर आया है. आई होप आप भी सही गेस कर रहे होंगे. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्योंकि गवर्नमेंट बनाती है तो उसके पास गवर्नमेंट की भी पावर है. और इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके कानून के अंदर ही दे रखे होते हैं. इसको अलग से कोई भी और कानून बांधने की जरूरत नहीं है और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है. तो इसके जो रूल्स हैं वो उसके कानून के अंदर ही स्पेसिफिकली दे रखे होते हैं. क्लियर? ओके. अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्या दे रखा है, जरा पहले क्वेश्चन नंबर 8 को स्क्रीन पर लाया जाए. आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है. बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडियन रेलवे नीचे दिए गए ऑर्गेनाइजेशन में कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है, गवर्नमेंट कंपनी में आता है, या फिर इनमें से किसी में भी एक में फिट हो सकता है वो. तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंडियन रेलवे कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी या फिर ऑल ऑफ दीज. तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. आई होप आपने ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज, शायद आपने सुना हो. और हमारे एक रेलवे मिनिस्टर भी होते हैं. क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है जस्ट बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर के अंदर ये एग्जांपल भी दे रखा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. वो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है. आई होप आप इसका सही आंसर दे पाओगे. When two business undertaking gets united in order to share profits and common objective, then it is called. जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुड़ जाते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पर काम करने के लिए और जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बुलाया जाता है? एमएनसी, कंपनी, पार्टनरशिप या फिर जॉइंट वेंचर. तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी. तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर काम करते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या बुलाया जाता है? जॉइंट वेंचर कहलाया जाता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट वेंचर. क्लियर हो गया आपको? ओके. अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. ये इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? 8, 4, 17 या फिर 3. फिर से पूछ रहा हूं, 8, 4, 17 या फिर 3. कितनी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के लिए रिजर्व करके रखी हुई है? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर. और इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही, हर जगह ढिंडोरा पीट दो इस चीज का, क्योंकि इसका आंसर है डी, 3. और कौन कौन सी ये भी जान लेते हैं. सबसे पहले रेलवेज, दूसरा डिफेंस, तीसरा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी. ये 3 सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं. बाकी सारे प्राइवेटाइज कर दिए. प्राइवेटाइज का मतलब होता है कि उसमें प्राइवेट पीपल भी आकर काम कर सकते हैं. ओके, बहुत बढ़िया. अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में. क्या दे रखा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में सेल भी बुलाते हैं. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक एंटरप्राइज. आइडेंटिफाई दिस फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. जो हमारी सेल कंपनी है या फिर कह लो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, नीचे दिए गए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कंपनी है वो? गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या फिर मल्टीनेशनल कंपनी. तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी. तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. ये भी एक एग्जांपल बुक में दे रखा था इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया. और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट कंपनी.
तो जो हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब क्या कि इस कंपनी के अंदर मोर देन 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल किसने ओन करी हुई है? गवर्नमेंट ने ओन करी हुई है। गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों मिलकर भी 51% अगर खरीद लेती है तो उस कंपनी को हम क्या बुलाते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहलाते हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? Departmental undertaking are suitable in case of A. National security, B. Commercial undertaking, C. Industrial undertaking, या फिर D. Infrastructural facilities। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कौन सी चीजों के लिए सुटेबल मानी जाती है? नेशनल सिक्योरिटी, कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, और बिल्कुल सही आराम से आंसर दो, सेब खा के आंसर दो, क्योंकि इसका आंसर है ए फॉर एप्पल। मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। रीजन बीइंग क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज होती है गवर्नमेंट की, सबसे ज्यादा क्लोज होती है गवर्नमेंट को, सबसे तेज और सबसे ज्यादा कंट्रोल इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर होता है। तो जो भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो इसी के अंडर आते हैं। और बच्चों आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया था, वो क्या है? विच इंडस्ट्री इज नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? विच इंडस्ट्री इज नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि 3 इंडस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। तो ये पूछ रहे हैं नीचे दिए गए चीजों में से कौन सी इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व नहीं है? ए शुगर इंडस्ट्री, बी न्यूक्लियर इंडस्ट्री, सी वेपन्स, या फिर डी रेल ट्रांसपोर्ट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या फिर डी। तो बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 3 इंडस्ट्रीज क्या है? रिजर्व्ड हैं। पहली कौन सी बताई थी मैंने आपको? रेलवे। तो रेलवे रिजर्व्ड है। दूसरी मैंने आपको कौन सी बताई थी? डिफेंस। डिफेंस में किसके आ गए? वेपन्स आ गए, तो ये भी रिजर्व्ड है। और तीसरी मैंने आपको कौन सी बताई थी? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये 3 जो है गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अपने आप क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री सबके लिए ओपन है, मतलब हम जैसे लोग, प्राइवेट पीपल लोग भी किसके अंदर ओपन कर सकते हैं अपनी बिजनेस एंटरप्राइजेस को। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आई होप आपको मजा आया होगा सेशन को अटेंड करने में। अब आप आएंगे चैप्टर नंबर 4 के संग, जो चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की हमने सर्विसेज पढ़ी है। अगर बच्चों अपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं ये वाले, तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको मिल जाएगी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। करंट ईयर्स की हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसको हमने रिसेंटली अपडेटेड लेक्चर्स हैं, उनको आप देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो बच्चों आपसे मिलते हैं हम कल शाम को 4 बजे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा, और हाँ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब टर्म 1 एग्जामिनेशन आपके जल्द ही होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।